हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं इन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये परीक्षा बाड़ी आई हुई है, जिसमें अभी आपका जो सेक्शन चल रहा है वो हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को अलग अलग चैप्टर वाइज इसको प्रोवाइड किया गया, जिसमें आपका 20A जो लेक्चर है वह एंशिएंट हिस्ट्री का है, 20B जो होगा वह मेडाइवल हिस्ट्री का और 20C जो होगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आपके जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनको इसके अंतर्गत सॉल्व कराया जाएगा। तो ये आपका जो हिस्ट्री का सेक्शन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और अभी आपने अगर इसके पहले के जितने भी जो क्लासेस है वो नहीं देखे हैं तो आप यूपी स्पेशल परीक्षा वाली लेटेस्ट एडिशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप सभी को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं कि आप लेक्चर देखें, पीडीएफ को भी पढ़ लें। तो अगर आप एक बार लेक्चर देख लेते फिर आपका एग्ज़ाम जब होगा तो तब उस टाइम पे दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी ये जो यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन जितने एग्ज़ाम में आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इस बेसिस पे ये चीज़ें चली हुई हैं। तो यहाँ पर ये सेशन आपका मतलब कि हिस्ट्री के साथ साथ आपका जो जीएस वाला पोर्शन हो वो कवर हो जाएगा। फिर आपका जो 21वां चैप्टर आएगा वो आपका जिला संक्षिप्त की होगा, फिर बाद में आपका समसामयिकी मुद्दे होगा। तो इस तरीके से आपका ये कवर हो जाएगा। फिर आपका पहला चैप्टर मतलब कि फिर से जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पहला वाला चैप्टर कंप्लीट कराएगा, जिसमें यूपी संक्षिप्त की आएगी। तो उसके अंतर्गत आपके जो भी सेक्शन आपका पॉइंट वाइज मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा आता है मतलब कि एंशिएंट मेडाइवल को कंप्लीट कर ही लिया गया है, तो अब मॉडर्न को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ा जाए तो यह जब जैसे आपने जो मेडाइवल पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने सल्तनत काल पढ़ा, मुगल काल पढ़ा और जो 1707 से 1857 तक जो भी शासक रहे उत्तर मुगल कालीन, तो उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा। तो इसके बाद आता है कि जैसे बाबर द्वारा स्थापित जो मुगल साम्राज्य था वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद निर्मल हो गया था। जैसा कि आपने अभी जब सेकंड मतलब कि 20B वाला पार्ट पढ़ा होगा तो उसमें एक सीक्वेंस बताया गया है कि किस तरीके से किस साम्राज्य का उत्कर्ष का समय रहा, कौन ने चरम उत्कर्ष की अवस्था में रहा और फिर बाद में किसका डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, कौन सा शासक का क्या प्रसिद्धि रही, किसने क्या कार्य किया। तो इन सब के बारे में आपके उसमें बताया गया है। तो इसमें देखा जाए तो ये आता है कि जैसे कि इसके पश्चात वो निर्बल होता गया और शीघ्र ही इसका पतन हो गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर 18वीं शताब्दी में नवीन राज्य का सृजन हुआ, जो कि आपका सारणी में दिया गया। अभी सारणी में पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो 18वीं सदी में मुगलों के पतन के बाद भारतीय राज्य क्षेत्रों में आए और यूरोपीय जातियों के पारस्परिक संघर्ष की भी सदी रही। और यहाँ तत्कालीन अवध राज्य जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है उसके संदर्भ में परीक्षा उपयोगी जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनका सबका वर्णन किया गया। अब आता है कि 18वीं शताब्दी के नए राज्यों के संस्थापकों के बारे में बात की जाए तो पहले नंबर पर जो आपके क्षेत्रीय राजा हुए, जिसमें जैसे अवध में कौन रहे, आपके सआदत खां जो कि बुरहान मुल्क के नाम से जाने गए और इनका समय 1722 रहा। हैदराबाद में दक्कन जो कि चिनकलेज खां निजामुल मुल्क जो कि 1724 में। रोहिलखंड जो कि बीर दाऊद और अली मोहम्मद खां 1714 में। बंगाल में मोर्शीद कुली खां जो कि 1713 में। कर्नाटक में सादुतुल्ला खां 1717 में। भरतपुर में जाट राज्य जो कि चूड़ामणि व मदन से 1700 में। राजपूताना में आपके संस्थापक अजीत सिंह। सिख जो रहे हैं वह बंदा सिंह। मैसूर में हैदर अली। त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा। अहोम में आपके आते हैं रुद्र सिम्हा। मराठा में पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो इस तरीके से प्रमुख क्षेत्रीय राजा रहे जो कि विभिन्न राज्यों की इन लोगों ने स्थापना की। और इसमें कुछ के समय दिए गए हैं, मतलब कि किस वर्ष में स्थापना की गई, कुछ के नहीं दिए गए। अब आता है कि अवध के नवाब के बारे में जान लेते हैं कि अवध के नवाब का एक मेजर रोल रहा है आपके आधुनिक भारत के इतिहास में। अवध के नवाब जो कि 1722 से 1856 के एक काल के संदर्भ में आता है, जिसमें मुगल साम्राज्य के भग्नावशेषों पर अवध के राज्य का उत्कर्ष हुआ। फिर इस राज्य में तत्कालीन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे भी अंग्रेजों का कोपभाजन पड़ना पड़ा और अंततः अवध राज्य भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद का शिकार बन गया। अवध राज्य की सीमाएं जो हैं वह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में करमनासा नदी तक विस्तृत थी और इस प्रकार यह मराठों एवं अंग्रेजी राज्यों के बीच बफर स्टेट के रूप में अवस्थित था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल जो कि 1719 से 1948 में अवध के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ और अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां अथवा बुरहान उल मुल्क था।
उसने अपने नव स्वतंत्र राज्य की स्थापना फैजाबाद की राजधानी फैजाबाद बनाया और मोहम्मद शाह ने शहादत खान को 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर बनाया और बुरहान उल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया और शहादत खां योग्य शासक सिद्ध हुआ। वह नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के आधिपत्य को स्वीकार करता था। अवध, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश का काफ़ी हिस्सा तथा बिहार का कुछ हिस्सा आता था, अंततः मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर 1722 में अवध के सूबेदार शहादत खां ने स्वायत्त राज्य की स्थापना की और शहादत खां के पश्चात सफदरगंज, जो कि उसका दामाद और भतीजा था, ने अवध पर शासन किया और इसके पश्चात शुजाउद्दौला अथवा आसफउद्दौला अवध के शासक बने। आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित कर दी और अवध के स्वतंत्र शासकों की कड़ी का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया और अवध के नवाबों और उनके शासन से संबंधित प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में देखते हैं। सफदरगंज के बारे में, जो कि यह अवध राज्य के संस्थापक शहादत खां का उत्तराधिकारी था। इसने कुछ दिनों तत्कालीन मुगल बादशाह अहमद शाह के वजीर के रूप में कार्य किया। इसने धार्मिक भेदभाव की नीति त्याग कर निष्पक्षता में कार्य किया और इसके काल में अवध में कला, संगीत, संस्कृति तथा साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया तथा लखनवी तहजीब विकसित हुई। शुजाउद्दौला के बारे में, जो कि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था और बंगाल के पश्चिम नवाब मीर कासिम को अपने राज्य में शरण दी और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था, उसमें भाग लिया। 1765 में अंग्रेजों और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद की संधि की। 1773 में वारन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि की गई और 1774 में रोहिलखंड पर आक्रमण किया तथा मीरानपुर कटरा युद्ध में रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां को पराजित कर रोहिलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया। अवध के नवाबों की वंशावलियों के बारे में बात की जाए तो इसमें आते हैं शहादत खां, जो कि 1722 से 39 ईस्वी तक रहे। सफदरगंज जो रहे हैं वह 1739 से 54 तक। शुजाउद्दौला 1754 से 75, आसफउद्दौला 1775 से 97, वजीर अली 1797 से 98, शहादत खां जो अली खां रहे हैं सेकंड जो 1798 से 1814, गजीउद्दीन हैदर अली खां 1814 से 1827, नसरुद्दीन हैदर 1827 से 37, मोहम्मद अली शाह 1837 से 42, अमजद अली 1842 से 47, वाजिद अली शाह 1847 से 56 तक रहे। इसके अंतर्गत आते हैं। आसफउद्दौला के बारे में, जिन्होंने 1775 में अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। इसी वर्ष अंग्रेजों ने फैजाबाद की संधि करके बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। 1784 ईस्वी में लखनऊ के प्रसिद्ध इमामबाड़े का निर्माण आसफउद्दौला ने ही करवाया था। नेक्स्ट आते हैं शहादत अली खां द्वितीय, जो कि जिसके शासनकाल में 1801 में वेलिज अली ने अवध को सहायक संधि स्वीकार करने पर बाध्य किया। अंग्रेजों ने, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग ने धन लेकर इसे राजा की उपाधि प्रदान की। वाजिद अली शाह के बारे में, जो कि अवध का अंतिम नवाब था, इसके शासनकाल में ही 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया और नवाब को निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया। रोहिलखंड के बारे में बात की जाए तो रोहिलखंड में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद मुगल शासक कमजोर हो गए थे तथा उनका साम्राज्य जमींदारों, जागीरदारों, कुलीनों आदि पर नियंत्रण दुर्बल होता चला गया। विभिन्न क्षेत्रों में अराजकता व्याप्त हो जाने के फलस्वरूप वहां के जमींदार स्वतंत्र हो गए और इसी क्रम में 1721 से 1737 ईस्वी के मध्य रोहिला सरदार बीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने रोहिलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की हुई थी। इस राज्य की सीमाएं दक्षिण और पश्चिम में गंगा दोआब, उत्तर में कुमायूं, पूर्व में नेपाल तथा दक्षिण पूर्व में अवध तक विस्तृत था और इस राज्य की राजधानी बरेली थी। बाद में इसे बरेली के आंवला नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था और नादिर शाह के आक्रमणों के दौरान मुगल सम्राट की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाकर अली मोहम्मद खां ने अपनी सत्ता संपूर्ण बरेली और मुरादाबाद तथा हरदोई और बदायूं के कुछ क्षेत्रों पर विस्तृत कर ली और इसके पश्चात पीलीभीत, बिजनौर और कुमायूं पर उसका अधिकार हो गया। 15 सितंबर 1748 ईस्वी को अली मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात हाफिज रहमत खां उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने बंगस प्रमुख कायम खां को पराजित कर फर्रुखाबाद में गंगा के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अधिकार कर लिया और कालांतर में 1774 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने रोहिलखंड पर आक्रमण किया और मीरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां को पराजित करके रोहिलखंड को अवध में समाहित कर लिया और इसके पश्चात 1774 से 1800 ईस्वी में रोहिलखंड प्रांत अवध के नवाबों द्वारा शासित था, परंतु कर चुकाने के लिए नवाब शहादत खां अली ने 1801 में रोहिलखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया।
फर्रुखाबाद के बारे में कि 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया था, उसी दौरान मुगल सम्राट फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह के शासनकाल में, जो कि 1713 से 1748 ईस्वी तक रहा, वर्तमान अलीगढ़ और कानपुर के मध्य फर्रुखाबाद की जागीर को एक अफगान सूरबीर मोहम्मद खां वंगस ने स्वतंत्र राज्य में बदल दिया और कालांतर में इस राज्य में बुंदेलखंड और इलाहाबाद के प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1743 ईस्वी में मोहम्मद खां वंगस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कायम खां उत्तराधिकारी बना, जिसको रोहेला शासक हाफिज रहमत खां ने पराजित करके इस राज्य को रोहेलखंड में मिला लिया था। उत्तर प्रदेश के ब्रिटिश आधिपत्य के बारे में बात की जाए तो ब्रिटिश राज का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक व्यापार प्रथाओं को हासिल करना तथा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था और व्यापार में अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के लिए उसमें समाचार विस्तार का लोलुपता जागृत हुई और उन्होंने साम दाम दंड भेद का सहारा लिया। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध मील का पत्थर साबित हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा अंतर्गत अवध का राज्य ब्रिटिश राज्य तथा मराठा साम्राज्य के मध्य एक बफर राज्य था। 1764 के बक्सर के युद्ध में, जिसमें अवध का नवाब भी प्रतिभाग किया था, ने अंग्रेजों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश के लिए द्वार खोल दिए और इस युद्ध के पश्चात उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विस्तार का क्रम निम्न तरीके से दिया गया। अवध के नवाब जो रहे हैं वह अंग्रेजों के कठपुतली बन गए और उन्हें 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने अवध के बड़े भूभाग को बंगाल बादशाह में को दिला दिया। 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने बनारस के राजा चेत सिंह को आधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय ने राज्य की सुरक्षा की गारंटी के बदले अंग्रेजों को इलाहाबाद, गोरखपुर क्षेत्र, रोहिलखंड, कानपुर, फतेहपुर, इटावा और दक्षिणी मिर्जापुर का क्षेत्र सौंप दिया। 1803 ईस्वी में मराठों ने पराजय के बाद दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया। कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहने के बाद कंपनी ने उत्तर प्रदेश के लिए 1836 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश का शासन आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया था। अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के प्रसार के क्रम में 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर संपूर्ण अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में 1 नवंबर 1858 को कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, जो कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उत्तर प्रदेश देश की राजनीति और शासन सत्ता का सदैव हुई केंद्र बना रहा। सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत भी इसी राज्य मेरठ में हुई और इस आंदोलन के पीछे तत्कालीन कारण कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी का होना था। लेकिन आंदोलन की व्यापकता से यह सिद्ध होता है कि इसका मूल कारण अंग्रेजों की हड़प नीति और आर्थिक शोषण रहा है। सर्वप्रथम 26 फरवरी 1857 में बहरामपुर, जो कि कलकत्ता में 19वीं देसी सैनिक टुकड़ी में चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया, जिसे बलपूर्वक दबा दिया गया। लेकिन 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं देसी सैनिक छावनी की मंगल पांडे, उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी ने खुला विद्रोह कर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। इसके उपरांत मेरठ की तीसरी देसी घुड़सवार सेना के सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर देने पर अंग्रेजों ने 90 से 50 ही सैनिकों की 9 मई को वर्दी उतरवा कर जंजीरों से जकड़कर कैद कर लिया और इससे मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की भावना भड़क उठी और 10 मई 1857 को खुला विद्रोह करके कैदखाने में कैद अपने साथियों को मुक्त करा लिया और कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके दिल्ली की तरफ कूच किया और इन सैनिकों को 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस विद्रोह के फलस्वरूप 12 मई को मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया और जलसा नामक समिति गठित की गई, जिसमें 4 नागरिक और 6 सैनिक थे। इस समिति ने दिल्ली का प्रशासन संभाला और आपको बता दें कि 1857 की क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था वह उत्तर प्रदेश के अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र था। हालांकि दुआब क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। मेरठ और दिल्ली की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी और 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। अवध की बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को अवध का नवाब बना दिया और उत्तर प्रदेश के विद्रोह केंद्रों और उनके नेतृत्वकर्ताओं का विवरण निम्न तरीके से दिया गया। केंद्र के संदर्भ में बात की जाए तो लखनऊ जो है वह बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बरेली में खान बहादुर शाह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, प्रयागराज में लियाकत अली, अयोध्या में मौलवी अहमदुल्ला है, कालपी में तात्या टोपी, मथुरा में देवी सिंह,
मेरठ में राजा कदम से, बागपत में साहेमल, गोरखपुर में गजाधर से रहे हैं। इन विद्रोह में अंग्रेजों के पांव हिल गए और इन्हें कुचलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। जून 1857 में दिल्ली में जनरल भगत खां के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों और जॉन निकोलसन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के विरुद्ध युद्ध हुआ और अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया तथा बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया। अब आता है कि 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल एवं नेता के बारे में बात की जाए तो 4 जून 1857 से 1 मार्च 1858 ईस्वी के बीच लखनऊ में विद्रोह का केंद्र रहा, जिसमें बेगम हजरत महल इनकी प्रमुख रही और इसके विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपबेल के समय में किया गया। 5 जून 1857 से 15 मार्च 1857 तक के समय कानपुर में चला। नाना साहब यहाँ नेता रहे और कैंपबेल और हैवलॉक यहाँ के प्रमुख है, विद्रोह दमन करने वाले प्रमुख रहे। फिर आते हैं 5 जून 1857 से 4 अप्रैल 1858 तक, जिसमें झांसी विद्रोह का केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की प्रमुख नेता और यहाँ हीरोज रहे। 20 जून 1857 से 10 जून 1858 ईस्वी तक इनकी अवधि और इलाहाबाद से संबंधित है। यहाँ लियाकत अली यहाँ के नेता और कर्नल नील इनके जो विद्रोह का दमन किया। 2 जुलाई 1857 से 15 जून 1858 ईस्वी तक की अवधि रही, जिसमें बनारस, फतेहपुर, फैजाबाद, बरेली बनारस रहे और यह सेना जनसाधारण से संबंधित थी और इसमें कर्नल नील प्रमुख रहे। फतेहपुर में अजीमुल्लाह है जो कि जनरल रेनाड, फैजाबाद में मोहम्मद अहमद उल्लाह है जनरल रेनाड, बरेली में खान बहादुर खां, बख्त खां, बिन सेठ आयर इनके ये प्रमुख स्थल एवं नेता रहे हैं। अब आता है इसके संदर्भ में बात की जाए तो इसमें जो यह विद्रोह हुआ था तो इसमें अंग्रेजों के तो पांव हिल गए। कुचलने के लिए इन्होंने पूरी शक्ति को झोंक दी और इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया और जून 1857 में दिल्ली में जनरल भगत खां के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों और जॉन निकोलसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ और अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया और इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोही ग्वालियर रेजिमेंट में 6 नवंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा कर लिया और 6 दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। लखनऊ में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया तथा ब्रिटिश रेजिडेंस पर कब्जा कर लिया। कैंपबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया और रानी नेपाल पलायन कर गई। झांसी पर भी 4 अप्रैल 1858 को सर ह्यूरोज ने कब्जा कर लिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के चंगुल से भागी तथा उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को अपनी एक मुस्लिम सहेली के साथ वीरगति को प्राप्त हुई और सर कॉलिन कैंपबेल ने 5 मई 1858 को बरेली पर कब्जा कर लिया, जबकि बनारस और प्रयागराज भी जून 1858 में कर्नल नील द्वारा कब्जे कर लिए गए। 1857 की क्रांति के बाद हुए परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाए तो इस क्रांति में तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत शासन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में आयोजित दरबार में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पढ़ते हुए कैनिंग ने कहा कि अब भारत का शासन क्राउन के अधीन एक भारत मंत्री यानी कि सचिव तथा 15 सदस्यीय मंत्रणा परिषद द्वारा किया जाएगा और गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दे दी गई। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम प्रदेश में अलग कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दी गई। तत्कालीन समय में उत्तर पश्चिम प्रदेश अवध के रूप में बटे और उत्तर प्रदेश की लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ कमिश्नर के अधीन कर लिया और जिन्हें क्रमशः आगरा और अवध के नाम से पुकारा जाता है। क्रांति के बाद राष्ट्रवाद के विकास के बारे में, जो कि 1857 की क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश में अनेक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, शिक्षा, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रसार हुए जिन्हें राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी में कवि वचन सुधा 1867, हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 में प्रकाशित की और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1877 में निकाला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ ही शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। स्वामी जी ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। मोहम्मद कासिम ननोतवी जो रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की और इस मदरसे में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा के साथ साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई और इस आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के कारण घृणा थी। फिर भी सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी जो कि 1864, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1875, वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम
मुस्लिम विश्वविद्यालय के माध्यम से मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता तथा राजभक्त मुसलमान तथा नामक पत्रिकाएं निकाली और इन्होंने 1859 और 1857 की क्रांति में असबा के बगावत ए हिंद नामक पुस्तक भी लिखी और इस विषय पर भारतीय भाषा उर्दू में लिखी पहली पुस्तक थी। एनी बेसेंट में बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मालवीय जी के प्रयासों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। 1861 में शिव दयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की हुई थी। तो इस तरीके से रहा। अब आता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसमें आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण संगठित रूप से शुरू हुआ और अंततः क्या है, संगठित ही रहा। इस चरण में सर्वप्रथम घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, जिसका गठन 1885 में एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट ए.ओ. हुम के प्रयासों में हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ और इस सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के 8 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। मुंशी ज्वाला प्रसाद, बाबू जमुना दास, शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी, प्राणनाथ पंडित, गंगा प्रसाद वर्मा, लाला बैजनाथ, जानकीनाथ घोषाल इसके अंतर्गत आते। 1886 में दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों में कुल 74 प्रतिनिधियों ने की संख्या रही और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए, जिनका विवरण निम्न तरीके से दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपके 9 अधिवेशन आते हैं। पहला, जिसमें चौथा अधिवेशन आपका 1888 में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुआ, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे। इन्होंने प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण दिया। औद्योगिकों को तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ। 8वां जो हुआ वह 1892 में हुआ। इसमें व्योमश चंद्र बनर्जी रहे। इलाहाबाद में इनका स्थान है और मुद्रा नीति में सुधार हुआ। 15वां जो था वह 1899 में हुआ। इसमें रमेश चंद्र दत्त रहे। ये लखनऊ में हुआ। ये शिक्षा एवं उद्योग समस्याओं का निराकरण। 21वां 1905 में हुआ। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले इनके अध्यक्ष रहे। बनारस स्थान रहा। भंग की निंदा की। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया और स्वराज्य पर चर्चा गोखले को विपक्ष के नेता के रूप में उपाधि दी। 25वां जो हुआ 1910 में विलियम बेंडरवन के समय में इलाहाबाद में भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध किया। 31वीं जो था वह 1916 में अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में गरम दल में मिलन मुस्लिम लीग के साथ समझौता। 40वां 1925 में हुआ, जिसमें सरोजिनी नायडू इनकी प्रमुख रही और इसमें कानपुर में हुआ और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था और विजय विश्व तिरंगा प्यारा गायन किया गया। 49वां जो 1926 में हुआ, इसमें जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे और लखनऊ में हुआ। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी निर्धारित करना था। और 54वां 1946 में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ में हुआ, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में यह अध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे। अब आता है खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन जो था वह ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा, जिसे संपूर्ण विश्व में मुसलमान अपना धार्मिक नेता मानते थे, ने समस्त अधिकारियों को छीन लेने के बाद भारत में मुसलमानों ने इस आंदोलन के लिए संगठित होना शुरू किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एक मंच पर लाने के लिए इसमें सहयोग देने का निर्णय लिया। 20 जून 1920 को प्रयागराज में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। 1924 में यह आंदोलन तुर्की के कमाल पाशा सरकार द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के बाद समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, जो कि 1920 से 1922 में चले। असहयोग आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के गांवों तक फैल गया। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, उत्सवों, समारोहों, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार और स्वदेशी के प्रसार पर जोर दिया गया और इस अवधि में उत्तर प्रदेश के अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई। इसी दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त, भगवान दास ने 10 फरवरी 1921 को वाराणसी में काशी विद्यापीठ और 1920 में हकीम अजमल खां तथा अन्य ने अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की हुई थी। आपको बता दें कि 1925 ईस्वी में जामिया मिलिया को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और 4 फरवरी 1922 को एक भयानक भीड़ ने चोरी चोरा यानी कि जो गोरखपुर में स्थित है पुलिस स्टेशनों को घेर कर 22 जवानों को जिंदा जला दिया और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। चोरी चोरा कांड के बारे में, जो कि 1922 को हुआ, यह घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा कस्बे में घटी थी। इस दिन एवं यहाँ असहयोग आंदोलन का एक जुलूस निकला, जिसका नेतृत्व एक भूतपूर्व सैनिक भगवान महावीर कर रहे थे। पुलिस वालों ने भगवान महावीर और कुछ अन्य लोगों की पिटाई कर दी और प्रतिक्रिया स्वरूप उग्र जनता ने पुलिस थाने पर हमला करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए और इस कांड में अनेक भारतीयों ने अभियुक्त बनाए गए, जिनमें 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया था। किंतु पंडित मदन मोहन मालवीय ने बुद्धिमत्तापूर्ण पैरवी करते हुए 151 लोगों को फांसी में से
बचा लिया, जो समय की उनकी महती उपलब्धि थी। गांधीवादी रणनीति में अहिंसावादी सिद्धांत पर यह एक गहरी चोट थी और फलस्वरूप गांधी जी ने क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी की बारदौली बैठक में रखा गया और कांग्रेस ने इस निर्णय की सभी से निंदा की और गांधी जी के निर्णय को गलत बताया। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचार, CR दास, मोहम्मद और शौकत अली बंधुओं ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की हुई थी। स्वराज पार्टी के बारे में कि असहयोग आंदोलन के असमय वापसी से दुखी होकर जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी में विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, MR जयकर भी सम्मिलित थे। इस पार्टी में 1923 में विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया और 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई, क्योंकि मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू के बीच में कुछ मतभेद हो गया था। सविनय विज्ञान आंदोलन के बारे में, जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को तब हुई जब गांधी जी ने 78 सत्याग्रहियों, जो कि उत्तर प्रदेश के इसमें 8 शामिल हैं, के साथ साबरमती से दांडी की 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी, जो कि वर्तमान में नौसारी गुजरात में स्थित है, समुद्र तट पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और यहाँ की जनता ने कई प्रकार के करों को देने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय विज्ञान आंदोलन आरंभ किया, किंतु गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पूना की अरवदा जेल भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण शास्त्री जी के सहयोग से नेहरू ने प्रयागराज से करबंदी का आंदोलन छेड़ा और नेहरू को दिसंबर 1931 में गिरफ्तार कर लिया गया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, जो कि गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन का समय वापस लिए जाने से युवाओं में असंतोष उत्पन्न हो गया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरित हुए। उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का मुख्य केंद्र था। 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसमें उत्तर प्रदेश के रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल आदि क्रांतिकारी थे। इस एसोसिएशन के सेनापति चंद्रशेखर आजाद थे और इसका मुख्यालय जो था वह आगरा में था और 1928 में इस एसोसिएशन को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक सम्मेलन हुआ, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। इस एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है और इस कांड में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजन लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और रामप्रसाद खत्री, कमनमथ नाथ गुप्ता सहित अनेक क्रांतिकारियों को कारावास दिया गया। 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद तथा रोशन सिंह को प्रयागराज में तथा राजन लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जबकि सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया और उत्तर प्रदेश के शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर के सहयोग से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका और यह बम सहारनपुर में बनाया गया और सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा बम फैक्ट्री स्थापित भी की गई थी। 1930 में प्रायः सभी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का या तो पकड़ लिया गया, इस गतिविधि से दूर हटकर छुप गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अंत तक नहीं पकड़े गए। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, जो कि वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, में पुलिस से लड़ते हुए शहीद हो गए। साम्यवादी आंदोलन के बारे में कि भारत में साम्यवाद के प्रसार में उत्तर प्रदेश की केंद्रीय भूमिका थी। हाथरस के राजा महेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, जो कि मई 1919 में लेलन से मिला था और कालांतर में 1 दिसंबर 1924 को सत्यभक्त ने कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा की। 1 दिसंबर 1925 को कानपुर में पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस आहूत की गई और साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने राजनीतिक षड्यंत्रों का सहारा लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े षड्यंत्रों का विवरण निम्न तरीके से दिया गया। पहले नंबर पर आते हैं कानपुर षड्यंत्र केस, जो को 1924 में हुआ। हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाकर कानपुर में एक षड्यंत्र के तहत कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे कानपुर षड्यंत्र केस की संज्ञा दी गई। इस केस में एम एन राय, श्री अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, अवनी मुखर्जी, उस्मानी मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, सिंगार बेली चेट्टियार और रामलाल शर्मा पर 21 फरवरी 1924 को मुकदमा आरंभ किया गया। सरकार गुलाम हुसैन को अपना गवाह बनाने में सफल रही और इसके फलस्वरूप इस केस में 4 लोगों, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी डांगे, मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ने 4-4 वर्ष की सजा दी गई। मेरठ षड्यंत्र केस, जो कि 1929 से
1933 के बीच हुआ। इसमें कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 मार्च 1929 को 33 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया। उक्त 33 कम्युनिस्टों में से 3 अंग्रेज थे, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडली, लेस्टर हचिंसन। 3.5 वर्षों तक चले इस मुकदमे के बाद 16 जनवरी 1933 को इसका फैसला आया, जिसमें मुजफ्फर अहमद को आजीवन काले पानी की सजा और 27 अभियुक्तों को साश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। किसान आंदोलन के बारे में कि 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन की ज़्यादातर मांगें आर्थिक थीं और उन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इनका दायरा सीमित था। संघर्ष में ना तो निरंतरता थी, ना ही कोई दीर्घकालीन संगठन। अवध क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया। 1918 ईस्वी में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगरी पाल सिंह, दुर्गा पाल सिंह की अहम भूमिका रही थी। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। उन्होंने रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में गौरव की भावना जागृत की। दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया और 1920 में मध्य में बाबा रामचंद्र ने आंदोलन की बागडोर स्वयं संभाल ली। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू और माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे, केदार पांडे की अहम भूमिका थी। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ था और विस्तार आसपास के जिलों में था। 20 और 24 दिसंबर 1924 को अवध किसान सभा अयोध्या की एक विशाल रैली हुई थी। अब आता है इसके अंतर्गत कि मदारी पासी नामक जो किसानों का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, जिसमें हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर में एका आंदोलन चलाया गया, जिसमें किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूली करने की प्रथा को लेकर थी। किसान सभा आंदोलन और एका आंदोलन में मुख्य अंतर यह था कि किसान आंदोलन मूलतः किसानों का आंदोलन था, जिसमें जमींदार नहीं थे, पर एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी शामिल थे और ऐसे जमींदारी जो बड़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार से नाराज थे। एका आंदोलन कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध था। 1919 में के वर्ष के उपरांत जमींदारों ताल्लुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 ईस्वी में किया गया, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया और इस सम्मेलन में सामंतवाद के उन्मूलन, लगान व कर्जों में छूट की मांग भी रखी जाने लगे। अब आता है 1937 का प्रांतीय मंत्रिमंडल, जो कि 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश, जो कि संयुक्त प्रांत के कुल 228 विधानसभा सीटों में 134 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस में अकेली सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने और इस मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग और कैलाश नाथ काटचू को न्याय विभाग दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात की जाए तो इसका जो शुभारंभ हुआ वह 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा दिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होते ही 9 अगस्त 1942 के प्रातःकाल में ही कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी जी को पूना में आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को प्रयागराज की नैनी जेल में बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं ने इस आंदोलन को बागडोर अपने हाथों में ले ली और उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ साथ गांवों एवं कस्बों के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल पर आंदोलनकारियों ने धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा लिया और सरकारी अधिकारियों को बंदी बना लिया गया, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय नेता चिंतू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। इसके उपरांत कुछ ही समय में बलिया को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन यह घटना उनके लिए एक सबक थी। इसके पूर्व 11 अगस्त 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र लाल पद्मधर एक छात्र जुलूस के दौरान शहीद हो गए। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी के राज नारायण मिश्र, शाहजहांपुर के ठाकुर मनोहर सिंह आदि का बलिदान भी उल्लेखनीय। प्रदेश के स्वरूप में परिवर्तन की बात की जाए तो मुगल काल के बाद प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कई जिले, जिसमें अवध के नवाबों के अधीन, पश्चिम के कुछ जिले दिल्ली के नियंत्रण में तथा दक्षिण पूर्व या पूर्व में कुछ जिले बंगाल प्रेसिडेंसी में थे। बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी से प्रदेश के बाकी हिस्सों को अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया। 1836 में इनको उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया और मुख्यालय आगरा बनाया गया और 1856 में डलहौजी द्वारा अवध को उत्तर पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित की गई और उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के रूप में बटे उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर लिए गए। 1877 तक अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य अलग अलग रहे और अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ, जबकि उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद था।
1877 में उत्तर अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत को एकीकृत करके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर लिया गया और इस बृहद क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना गया। और सन 1902 में इस बृहद क्षेत्र को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की संज्ञा दी गई। इसके साथ ही 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह गवर्नर के अधीन कर दिया गया और 1920 में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने की घोषणा निर्णय लिया गया और 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। इलाहाबाद से लखनऊ सचिवालय का स्थानांतरण कार्य 1935 में पूरा हुआ। इसके बाद लखनऊ को 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। 1937 में इस प्रदेश का नाम छोटा करके एक संयुक्त प्रांत कर दिया गया और आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश प्राप्त हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया और 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पास किया हुआ था। आज तक इस प्रदेश में कुल 8 प्रधानमंत्री, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी दिए हैं। तो मतलब कि टोटल 8 प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी और पंडित गोविंद वल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री, पुरुषोत्तम दास टंडन जो रहे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश का ये जो आपका मॉडर्न इंडिया है वो फिनिश होता है। तो यहाँ पर आपका मॉडर्न, मेडिवल और आपका एंशिएंट, मतलब कि तीनों को एक एक करके कवर किया। मतलब कि आपका देखा जाए तो 45 से 50 मिनट में आपका एंशिएंट कवर हुआ, 45 से 50 में मेडाइवल और 45 से 50 में आपका ये भी कवर होगा आपका। इसमें साथ में प्रश्न और होंगे तो आपका वो 45 से 50 मिनट में आपका ये कवर हो जाएगा। मतलब कि टोटल देखा जाए कि आपका ओवरऑल 2 घंटे, 2-2.25 घंटे के आसपास आपका पूरा हिस्ट्री का सेशन कवर होता है, जिसमें आपके प्रश्न भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है कि आपने वो देखा हुआ है, फिर उसके बाद आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो मेरे आंसर बताने के पहले आपको अपना आंसर सोच लेना है, क्योंकि आपको वही पढ़ाया गया है जो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके अलग से नहीं है, जो आपका पढ़ाया जाता है उसी में से 20 से उठा के आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन है और वैसे ही आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यूपी स्पेशल से तो छूटे ही ना। चलिए तो प्रश्नों को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसमें आपको बताना है, मेरे आंसर बताने के पहले आपको आंसर बता देना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट आता है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये कहाँ किया था, आपका कन्नौज और प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुशीनगर यानी कि जो वर्तमान कुशीनगर है, इसकी राजधानी क्या रही है। तो इसकी राजधानी जो रही है वह मल्लों की राजधानी रही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये आपका कुशीनारा में हुआ, जो कि वर्तमान में कुशीनगर है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी की घोषणा पत्र को प्रयागराज ने किसने पढ़कर सुनाया था। तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो ये आपका साम्यवादी आंदोलन के। नेक्स्ट आता है कि चोरी चोरा घटना जो है वह कब हुई थी। तो ये घटना आपकी कब घटित हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, जौनपुर को। निम्न में से किस स्थानों पर तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की है। तो इसमें स्थान दिए गए हैं, इसमें आपका सिर्फ अयोध्या और हरिद्वार जो है वहाँ पर अशोक के द्वारा तीर्थ यात्रा नहीं की गई, बल्कि गया कुशीनगर में की गई, लुम्बिनी कपिलवस्तु में की गई और सारनाथ श्रावस्ती में की गई। नेक्स्ट आता है कि सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया। तो बरेली में खान बहादुर के द्वारा नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट आता है कि टोपरा, जो कि वर्तमान सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों का दिल्ली किसने लाया। तो ये दिल्ली किसके द्वारा लाया गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो आपकी बेगम हजरत महल संबंधित है, कुंवर से संबंधित है, मोहिम बी अहमदुल्ला सम्मिलित है, लेकिन आपके उधम से सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। तो जौनपुर नगर को आपका मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। तो सारनाथ का प्राचीन नाम जो है वह आपका
ऋषिपत्तन भी था और मृगदाव भी था, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, तो ये कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस? 1925 में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? लखनऊ में, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वें नंबर का कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किसानों को कब संगठित किया गया? अवध में किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन रहे हैं? तो ये आपके मौलवी लियाकत अली, तो ऑप्शन डी आता है। नेक्स्ट आता है कि यूपी की समय समय पर दिए गए नामों में वर्षों में सम्मिलित करके बताना है कि कौन मतलब कि किस समय पे कौन सा नाम यूपी का दिया गया। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें जैसे आपका देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है वो आपका दिया गया था 1836 में। फिर आपका आता है आगरा एवं अवध प्रांत जो है 1877 में, और संयुक्त प्रांत 1937 में, और उत्तर प्रदेश 1950 में। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? वह बलिया में, तो ऑप्शन बी होगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो भगवान बुद्ध के आपका जो देखा जाए तो सांची जो है इनका संबंध नहीं रहा है, बल्कि सारनाथ का रहा है, बोधगया का रहा है, कुशीनारा का रहा है। नेक्स्ट आया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन प्रयाग में हुआ था, तो ऑप्शन बी होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था उसे सूरसेन कहा जाता था, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से अकबर के मुख्य चित्रकार थे, तो ये किस चित्रकार थे? आपके दसवंत थे, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है 27 नंबर का उत्तर क्वेश्चन कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो ये शाहजहां ने किया। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? तो ये आपका आता है कुषाण के। 6ठी सदी के दौरान चेदी कहाँ जाता है? चेदी आपका आता है बुंदेलखंड क्षेत्र को। गुप्तकाल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट आता है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये आता है आपका 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ कर दी गई? तो ये आता है ऑप्शन सी प्रयागराज से। नेक्स्ट आता है काकोरी कांड के प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, तो ये आता है आपका ऑप्शन बी गोरखपुर में। 1857 में मेरठ उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? मेरठ में क्रांति का नेता आपके कदम से रहे, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया हुआ था? तो ये आते हैं आपके इंद्र नारायण द्विवेदी ने, तो ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन एक जो कि 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ में सही सुमेलित नहीं है के संदर्भ में आता है? तो ये आते हैं आपका ऑप्शन सी, जिसमें झांसी 11 मई 1857 को ये आपका सम्मिलित नहीं था, बल्कि ये लखनऊ 4 जून 1857 सुमेलित है, और आपका बैरकपुर 29 मार्च 1857 को सुमेलित है, और मेरठ जो है 10 मई 1857 को ये सुमेलित है। बट आपका ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमांत का निर्धारण जो है वह आलमगीरपुर करता है। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको। कथन कहता है कि जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। फिर आपका दूसरा जो कारण आता है वो कहता है कि जौनपुर सर की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें बात कर जाए तो इसमें आपका जो होता है वह आपके दोनों ही कथन सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तुलसीदास के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आपका पहला कथन दिया गया है कि तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जो कि पूर्व में बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, और दूसरा आता है कि उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो इसमें आपका पहला कथन तो सत्य है, लेकिन दूसरा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा था? तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा था? ये आता है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें आपके शाक्य भी थे, लिच्छवी थे, योधे भी थे, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना हुई थी। तो इनकी स्थापना कब की गई थी? इनकी स्थापना आपकी 600 ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट आता है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है? आपकी अहिछंद में, तो ऑप्शन सी होगा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करके बताना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी दिए गए हैं, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसके अंतर्गत आता है आपका कि जैसे पहला दिया गया है कि कुरु किससे संबंधित है? पांचाल, कौशल, वत्स। तो इनके अंतर्गत इनकी राजधानी और ये सब बताना है।
कुरु जो है वह कहाँ पर है आपकी इंद्रप्रस्थ में, कौंचाल जो है आइछन्य में, फिर आता है कौशल साकेत में और वत्स कौशाम्बी में। तो इस तरीके से ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि प्राचीन श्रावस्ती के नगर विन्यास किस आकृति का है। तो ये श्रावस्ती विन्यास जो है वह आपका अर्धचंद्राकार है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी रही है। तो ये आपकी रही है शूरसेन की। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है इसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के संदर्भ में, जिसमें तीर्थंकर और जन्म स्थान के बारे में दिया गया। तीर्थंकर के संदर्भ में आता है जैसे कि ऋषभनाथ कहाँ से संबंधित हैं आपके, वो आपके अयोध्या से संबंधित है, शंभवनाथ श्रावस्ती से, पद्मनाथ कौशाम्बी से और पार्श्वनाथ कोसी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है, कौशाम्बी। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो ये महात्मा बुद्ध ने दिया। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आता है ऑप्शन सी। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख दिया गया है, जिसमें स्तंभ 1 और 2 के संदर्भ में आपको सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत आपका पहला पूछा आता है जैसे जन्म। तो जन्म कहाँ हुआ है बुद्ध का, लुम्बिनी में हुआ है। फिर आता है ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। फिर आता है आपका प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन आपका कुशीनगर में। तो इसके साथ ही देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है 51 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा किया गया है। तो मृग सहित चित्र द्वारा आपका प्रथम उपदेश का चित्रण किया गया है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ है। नेक्स्ट आता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ है। तो ये आपका हुआ है मल्लों के। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान है। तो इसके अंतर्गत आपका मौर्य आएगा। तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आता है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम में कौन आते हैं। तो ये आपके महावीर आते हैं। नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य था। वह आता है मल्ल। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने कब दिए। ये आपके श्रावस्ती में। तो ऑप्शन बी होगा। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कुशीनगर में है। भारतीय कला में स्तूप और चैत्य विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। अवध के प्रथम नवाब के बारे में बात किया जाए तो ये शहादत खां थे। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि अवध का नवाब अंतिम नवाब कौन थे। तो अवध, क्योंकि अवध शासन आपका इंपॉर्टेंट है, तो प्रथम और अंतिम नवाब के बारे में आपको याद रखना है। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हैं। तो ऑप्शन डी होगा। अवध के किस नवाब को मोहम्मद सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था। तो ये आपका सफदर जंग ने। नेक्स्ट आता है कि अवध के नवाबों को सही क्रम में दिया गया है, जिसमें आपके दिए गए हैं शहादत अली खां सेकंड, वजीर अली, वाजिद अली शाह, शहादत खां। तो इसके क्रम को देखा जाए तो पहले नंबर पर आते हैं आपके शहादत खां, फिर आते हैं वजीर, मतलब कि पहले नंबर पर ये आएंगे, फिर दूसरे नंबर पर ये आएंगे, तीसरे नंबर पर शहादत अली सेकंड आएंगे और वाजिद अली शाह जो आएंगे आपके 4th नंबर पर आएंगे। तो इस तरीके से आपका क्रम जो होगा वह 4, 2, 1, 3 के संदर्भ में होगा। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन कि किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त है। तो अवध के राजा की जो उपाधि प्राप्त है वो आता है आपके शहादत अली। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा, किसके सामने करना पड़ा। तो ये आते हैं आपके ह्यूरोज। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये आपकी मेरठ से हुई थी। 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ये आपके आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन ए होगा। 1857 की विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो ये आपका है बेगम और फिर अवध में। नेक्स्ट आता है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे रहे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये आपके सैयद अहमद का। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की हुई थी। तो ये 1 नवंबर 1858 को की हुई थी। नेक्स्ट आता है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वह कौन रही है, बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन डी रहेगा। 74 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सुमेलित करना है, सुमेलित करके बताना है कि इनमें से कौन सा किससे सुमेलित है। तो इसमें आता है पहले नंबर पर जो झांसी है वो आपका रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। लखनऊ जो है वह आपका बेगम हजरत महल से। फिर इसके बाद आता है आपका कानपुर जो अजीमुल्लाह
खां से और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह से सुमेलित है। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन ए होगा, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया? तो ये वित्त विभाग आपका रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। राधा स्वामी संघ के संस्थापक कौन रहे हैं? तो ये आपके शिवदयाल साहब रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एका आंदोलन का उद्देश्य था कि लगान का नगद में परिवर्तन करना, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में हुआ, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट आता है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये जो था साम्यवादी आंदोलन के, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो ये आपका आता है इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन सी होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये आपके रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये आपके AC मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जिन्होंने काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो ये आपके आते हैं इसके अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद, तो ऑप्शन डी होगा। निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर की जेल में हुई थी? तो ये आते हैं आपके राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट आते हैं कि निम्न में से क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये आपके आते हैं भगत सिंह। नेक्स्ट आते हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1925 में, तो ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो वह जगत नारायण मुल्ला थे, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आते हैं कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपकी दिल्ली में की गई थी, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 89 नंबर का, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन गठित किया गया था। तो ये कब गठित किया गया था? किसने गठित किया था? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। नेक्स्ट आता है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो ये आती है आपकी स्वराज पार्टी। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपके MA अंसारी आएंगे, तो ऑप्शन डी होगा इसमें, क्योंकि आपके MA अंसारी इसमें सम्मिलित नहीं थे, बल्कि मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी इससे संबंधित थे। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित करके बताना है, जिसमें सूची 1 और 2 दी गई है, जिसके अंतर्गत बताना है कि इसका कौन सा उत्तर होगा। जैसे कि सूची 1 के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें स्थान और वर्ष दिए गए। मेरठ जो इसमें कब इससे संबंधित है? तो मेरठ का आपका 1946, फिर आता है आपका कानपुर 1925, और लखनऊ में आपका 1916 और बनारस में 1905। तो इस टाइम पे ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हुए। तो इसके साथ ही आपका जो देखा जाए तो ऑप्शन इसमें सी होगा। तो ये 93 का आपका सी है। तो आपके इसमें टोटल 93 क्वेश्चन आपके इस सेशन के अंतर्गत आए हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की आपकी हिस्ट्री के हैं, जिसमें आपके एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न सभी से रिलेटेड इसमें प्रश्न रहे। तो आपको ये तीनों सेशन देख लेना और साथ ही प्रश्न देख लेंगे तो आपकी हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि जिस एंगल से जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपके इसमें सब दिए गए। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी PDF मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की PDF वहां पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद।